अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। दिस कोर्स इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज इसका पहला लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक्स बता दूं जो इस कोर्स में हम यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बाय मॉरिस मैनो, इट्स थर्ड एडिशन। द नेक्स्ट वन इज़ एसेंशियल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर बाय लिंडा नल, फिफ्थ एडिशन। The next one is Computer Organization and Design by Hennessy and Patterson, its third edition. And the last one is Computer Architecture, a Quantitative Approach by Hennessy and Patterson. ये बुक्स हम यूज़ करेंगे मेनली। इसमें हम जो पहली बुक और तीसरी बुक ज़्यादातर कंटेंट्स जो हैं इनमें से होंगे, और बाकी पार्शली जो कंटेंट्स हैं वो ये जो रेस्ट ऑफ द टू बुक्स हैं इनमें से होंगे। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि इस कोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए। उसमें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का एक कोर्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का कोर्स है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स है। ठीक है, तो इनका अच्छा नॉलेज जो है वो आपको इस कोर्स को समझने में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने में काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है। अच्छा, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स तो ख़ास तौर पे उसमें जो आपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टडी किए थे उनका ब्लॉक डायग्राम लेवल पे आपको आइडिया होना ज़रूरी है। आज के लेक्चर में मैं आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें यूज़ होंगे, और जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में यूज़ होंगे, मैं उनका क्विक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। तो आपको पता है कि आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। कन्वर्जेंस वगैरह थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं ये चीज़ें क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को देख लेना है एट योर ओन, और जो कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद रिवाइज़ कर दूँ वो मैं यहाँ रिवाइज़ कर दूँगा। तो के मैप्स वगैरह का आपको आइडिया होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन उनको यूज़ करते हुए, के मैप्स को यूज़ करते हुए फंक्शंस कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टू टेबल्स का आइडिया होना चाहिए, टू टेबल से फंक्शंस कैसे लिखते हैं उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये आपने ख़ुद से देख लेना है। हाँ, उसके बाद आपने जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े होंगे तो उनमें एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, इन चीज़ों का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स। ठीक है। तो ये जो शुरू की चीज़ें मैंने बताई हैं कि नंबर सिस्टम्स और गेट्स ऑब्वियसली, और कन्वर्जन्स और के मैप्स से सिंप्लीफिकेशन, और फंक्शंस का लिखना टू टेबल से, ये आपको खुद करना है। जो मैंने नेक्स्ट बताया कि आपको एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर वगैरह का पता होना चाहिए, तो उनको मैं क्विकली यहाँ पे गो थ्रू कर देता हूँ आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले लेट्स से एक यहाँ पे हाफ एडर आपको टाइटल नज़र आ रहा है। तो हाफ एडर आपको पता है कि ये बेसिकली 2 बिट्स को ऐड करता है। इट मीन्स अगर ब्लॉक डायग्राम लेवल पे मैं बात करूँ तो हाफ एडर में देयर आर 2 इनपुट्स, लेट्स से एक्स एंड वाई, और ये 2 आउटपुट्स जनरेट करता है सम और कैरी। ठीक है, 2 आउटपुट्स जनरेट करता है सम और कैरी। तो बेसिकली 2 इनपुट्स जो हैं वो दोनों या 0 0 हो सकती हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0, या एक्स 0 वाई 1, या एक्स 1 वाई 0, या दोनों 1 हो सकती हैं। और अकॉर्डिंगली जो हाफ एडर का सर्किट है जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में आपने डिज़ाइन किया होगा, और डिफरेंट वे में हम हाफ एडर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। हम उस अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं आ जाएंगे, हमें सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लेवल पे पता होना चाहिए कि हाफ एडर सर्किट किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लेट्स से
दो इनपुट्स हैं, अगर 0 0 आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे एक्स और वाई पे, तो जो सर्किट आपने डिज़ाइन किया होगा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, अब हम उस अंडरलाइंग सर्किट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लेवल पे बात करेंगे। तो अगर आपको पता है कि अगर 0 0 हम इनपुट दें तो ये सर्किट जो इनसाइड दिस ब्लॉक डायग्राम है वो 0 + 0 सम 0 और कैरी 0 दे देगा। अगर हम x पे 0 और y पे 1 अप्लाई करें तो 0 + 1 सम 1 और कैरी 0 दे देगा। अगर x 1 और y 0 करेंगे तो स्टिल 1 + 0 इज सम 1 एंड कैरी 0, और अगर दोनों इनपुट्स 1 करेंगे तो उस केस में कैरी 1 और सम 0 होगा। तो एटलीस्ट आपको ब्लॉक डायग्राम लेवल पे इन कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। आगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम CPU डिज़ाइन करेंगे, उसमें मेनली ALU और कंट्रोल यूनिट जब डिज़ाइन करेंगे तो ALU डिज़ाइन करने में हमें इन एडर्स वगैरह का यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट फुल एडर, आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में इसको डिटेल में पढ़ा होगा। आपने क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आप टू टेबल बनाते हैं, फिर वहाँ से फंक्शन लिखते हैं, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं और फिर उसका डिज़ाइन करते हैं यूजिंग एंड और गेट्स। लेकिन यहाँ हम डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लेवल पे इनका पता होना चाहिए। तो फुल एडर सर्किट ये बेसिकली 3 इनपुट्स लेते हैं x, y एंड z, और अकॉर्डिंगली उनको ऐड करके सम और कैरी आपको जनरेट कर देते हैं। एंड यू नो कि x, y, z अगर हम लें और सम और कैरी हो तो तीनों इनपुट्स पे 0 भी हो सकती हैं, x पे 0, y पे 0, z पे 1 एंड सो ऑन टिल कि तीनों इनपुट्स 1 1 1 हो सकती हैं। सारे कॉम्बिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 0 0 0 अप्लाई करें तो ये सर्किट 0 + 0 + 0 सम 0 और कैरी 0 जनरेट कर देगा। 0 + 0 + 1 आई मीन x पे 0, y पे 0 और z पे 1 अप्लाई करें तो 0 + 0 + 1, ये सर्किट जो इसके अंदर इनसाइड आप डिज़ाइन करते हैं, जो आपने लॉजिक डिज़ाइन में डिज़ाइन किया होगा, तो वो इनको ऐड करके सम 1 और कैरी 0 एंड सो ऑन। अगर आप x1, y1 और z1 अप्लाई कर दें तो 1 + 1 + 1, यू रिमेंबर कि उस केस में सम 1 और कैरी 1 आ जाता है। तो इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट्स का। और फिर आगे हम यूज़ करेंगे, ये तो रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फॉर्मली हम शुरू कर देंगे, लेकिन ये रिवीजन आपके लिए ज़रूरी है। सो इस तरह से आपने हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़े होंगे। बेसिकली क्या करते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर दो इनपुट्स को लेता है, उनको सब्ट्रैक्ट करता है और अकॉर्डिंगली डिफरेंस और बोरो जनरेट करता है, ठीक है, और ये इनफैक्ट x - y जनरेट करता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हाफ सब्ट्रैक्टर। तो अगर x और y इनपुट्स हैं, डिफरेंस और बोरो आउटपुट्स हैं, तो x0 y0 हो सकता है, x0 y1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये x - y, तो 0 - 0, तो डिफरेंस 0 और बोरो 0 ये अभी छोड़ दें। 1 - 0, डिफरेंस इज 1 एंड नो बोरो। 1 - 1, डिफरेंस इज 0 एंड नो बोरो। इस एक केस में व्हेन x इज़ लेस दैन y, क्योंकि हम x - y परफॉर्म कर रहे हैं, व्हेन x इज़ लेस दैन y तो वी नीड सम बोरो। जब बोरो हम लेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा और 1 0 इज़ 2, 2 - 1, डिफरेंस इज़ 1 और बोरो बिट 1 हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसकी अगर डिटेल आपने देखनी है तो मेरे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर्स हैं, ठीक है, आप उसमें इसकी डिटेल देख सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर की, ठीक है। इसी तरीके से द नेक्स्ट वन इज़ फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो फुल सब्ट्रैक्टर जो है, जैसे फुल एडर था वो 3 बिट्स लेता है, उनको ऐड करता है, तो फुल सब्ट्रैक्टर 3 इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करता है और अकॉर्डिंगली डिफरेंस और बोरो जनरेट करता है। और ये करता क्या है, ये बेसिकली x - y - c परफॉर्म करता है, ठीक है। सर्किटरी आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ी है, अंडरलाइंग जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी वो आपने वहाँ पढ़ी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स जो मेरा पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको आप देख लें। तो अदरवाइज़ जितना मैं बता रहा हूँ दिस इज़ सफिशेंट, फाइन। तो मैं 1 2 कॉम्बिनेशन इसके भी बता देता हूँ। डिफरेंस एंड बोरो 0 0 0 0 0 1 एंड लेट्स से 1 1 1। ये बेसिकली करता है क्या है कि x में से y और z दोनों को सब्ट्रैक्ट करता है, यानी x - y - c, x - y - c
एक्स में से वाई और जी दोनों को सब्ट्रैक्ट करता है। तो समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज सेम एज एक्स माइनस वाई प्लस जी, यानी एक्स में से वाई और जी दोनों सब्ट्रैक्ट होने हैं। तो टेबल को फिल करने के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक्स में से हम वाई प्लस जी दोनों सब्ट्रैक्ट करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले वाई प्लस जी के लिए कोई हाफ एडर बनाएं और फिर उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करें, एक्स में से वो सब्ट्रैक्ट करें। नो, एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट होगा और उसमें से फिर जी सब्ट्रैक्ट होगा। बट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस वाई प्लस जी, यानी एक्स में से वाई और जी दोनों का सम सब्ट्रैक्ट होना है। तो अब इस केस में बोरोस तब लेना पड़ेगा व्हेन एक्स विल बी लेस दैन वाई प्लस जी, ठीक है, तब बोरो लेना होगा, अदरवाइज नो नीड ऑफ बोरो। पहला केस एक्स से ज़ीरो, एक्चुअली ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया, ज़ीरो आया, और फिर उसमें से ये ज़ीरो माइनस किया तो ज़ीरो रहेगा, डिफरेंस ज़ीरो और बोरो ज़ीरो, ठीक है। लेकिन इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ समझने के लिए कि एक्स से ज़ीरो एंड वाई प्लस जी विच इज़ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ डिफरेंस ज़ीरो एंड नो बोरो। यहाँ पे x is 0 and y plus z is 0 plus 1 is 1. So x is less than sum of y and z. So we need borrow. तो 1 आएगा borrow, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 1 इज़ 1. तो 2 माइनस 1 डिफरेंस इज़ 1 एंड borrow चूँकि हमने लिया है तो इसलिए borrow बिट ऑन हो जाएगी. एंड सो ऑन. सिमिलरली दिस लास्ट कॉम्बिनेशन x is 1 and y plus z is 1 plus 1 2. So x is less than y plus c, so we need borrow. तो borrow लेंगे तो ये 1 1 3 हो जाएगा, 1 1 is 3 and 1 plus 1 is 2, तो 3 minus 2 is difference is 1 and yes borrow is 1. तो आपको सिर्फ ये टू स्टेबल की हद तक पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आगे इसका डिज़ाइन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख ले, ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर खुद से देख ले लॉजिक डिज़ाइन के। अच्छा, उसके बाद जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे इसमें कंपोनेंट्स, उसमें एक डिकोडर है, ठीक है। डिकोडर का भी अगर किसी को डिटेल में देखना है तो वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर देख सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको ओवरव्यू ब्लॉक डायग्राम लेवल में आपको बता देता हूँ कि डिकोडर जो है वो ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है विच टेक्स n इनपुट्स and generates 2 raised to the power n outputs. Fine. It takes n inputs and generates 2 raised to the power n outputs. ठीक हो गया. For instance, in this example, n is 2 and 2 raised to the power n is 2 raised to 2 is 4. So this is a 2 cross 4 decoder. This is a 2 cross 4 decoder. So 2 cross 4 decoder, it accepts 2 inputs and generates 4 outputs. अच्छा, ये किस तरह से जनरेट करता है, इसके इंटरनल सर्किटरी हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आप डिटेल में अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ब्लॉक डायग्राम लेवल पे ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि 2/4 डिकोडर की वर्किंग क्या है। तो ये 2 इनपुट्स लेता है, 4 आउटपुट जनरेट करता है। लेट्स से अगर मैं इसको x और y इनपुट्स दिखाऊँ और आउटपुट D0, D1, D2 और D3, तो ये हम इस तरह से ये सर्किट डिज़ाइन करते हैं डिकोडर का कंपोनेंट कि अगर 0 0 इनपुट पे है, x भी 0 और y भी 0, तो ये पहली आउटपुट पे 1 निकालता है और बाकी सारी 0 जनरेट करता है। यानी D0 पे ये 1 निकालता है और बाकी सारी आउटपुट जनरेट करता है 0 0 0। अगर इनपुट पे अप्लाई करें तो ये सर्किट जो ऑलरेडी डिज़ाइन देख चुके हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में, तो ये D0 को 1 निकालता है और बाकी सब पे 0 निकाल देता है। अगर 0 1 अप्लाई करें आप इनपुट पे तो ये D1 पे 1 निकालता है और बाकी सबको 0 कर देता है, ठीक है। 1 0 अगर अप्लाई करें तो D2 पे 1 निकालता है और बाकी सब 0 कर देता है, और 1 1 पे D3 1 करता है और बाकी सब 0 कर देता है। तो अगर आप गौर करें तो इसमें अगर इनपुट 0 0 है तो 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 होता है, तो D0 इज़ एक्टिव एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर डी एक्टिव। 0 1 अगर इनपुट पे है तो 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट इज़ 1, तो D1 एक्टिव है और बाकी सारे डी एक्टिव है। 1 0 इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट इज़ 2, D2 इज़ 1 एंड रेस्ट ऑफ ऑल 0। 1 1 इज़ 3, सो D3 इज़ 1 एंड रेस्ट ऑफ ऑल 0, ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि इनसाइड 2/4 डिकोडर 4 एंड गेट्स की एक एरे, 4 एंड गेट्स इसमें यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। कुछ नॉट गेट्स भी होते हैं, लेकिन 4 एंड गेट्स यूज़ करते हुए आप D0 D1 D2 और D3 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन्वर्टेड लॉजिक यूज़ करते हुए हम डिकोडर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में यहाँ एंड गेट की बजाय नैंड गेट्स यूज़ होते हैं और ये टेबल की आउटपुट्स इन्वर्ट हो जाती हैं, यानी
0 पे D0 लो हो जाएगा और बाकी सारे हाई, 0 1 पे D1 लो हो जाएगा, बाकी सारे हाई, और D2 पे 10 पे D2 लो हो जाएगा, बाकी सारे हाई, और 11 पे D3 लो होगा, बाकी सारे हाई। बट एनीवे एक्टिव हाई वाली जो आउटपुट है, जो मैंने ये टेबल दिया है, अनटिल अनलेस स्टेटेड, आप यही फॉलो करें। डिकोडर जो है हम देखेंगे फिर कि कहाँ इसको यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करेंगे, जिसमें इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डीकोड होती है, एग्जीक्यूशन होती है उसके बाद, तो उसमें डिकोडिंग फेज़ में दिस इज़ वन ऑफ द यूजेस ऑफ डिकोडर। तो उसमें इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को, कि वो ऐड का है या सबट्रैक्ट का है, तो वो जो मशीन कोड इंस्ट्रक्शन का होगा, उस मशीन कोड को जब फैच करके लाया जाता है सीपीयू के अंदर, तो उसके बाद उसकी डिकोडिंग रिक्वायर्ड होती है, जिससे पता चलता है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ऐड की है, सबट्रैक्ट की है, और व्हाटएवर, ताकि कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंगली सिग्नल कर सके एएलयू को, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को, कि इंस्ट्रक्शन ऐड किया तो एडिशन परफॉर्म करो, और अगर इंस्ट्रक्शन सबट्रैक्ट किया तो सबट्रैक्शन परफॉर्म करो। तो डिकोडिंग इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर। डिकोडर की और भी एप्लीकेशंस हैं, मेमोरी को जब एड्रेस भेजते हैं तो उसको भी डिकोड करने की ज़रूरत होती है। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, बट दिस इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिकोडर। 2x4 डिकोडर, ऐसे ही 3x8 डिकोडर हो सकता है, 4x16 डिकोडर हो सकता है। जो इंटरेस्टेड हैं वो ये डिकोडर्स का टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एनकोडर। एनकोडर ऑपरेशन वाइज दिस इज रिवर्स टू दैट ऑफ डिकोडर। एनकोडर जो है ऑपरेशन वाइज दैट इज रिवर्स टू दैट ऑफ डिकोडर। ठीक है, डिकोडर में n इनपुट्स और 2n आउटपुट्स हैं, तो एनकोडर इज रिवर्स टू दैट। इसमें 2n इनपुट्स होंगी और n आउटपुट्स होंगी। ठीक है, तो लेट से मैं ये एग्जांपल ले लूँ जिसमें n इज़ 2, तो 2 4 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट्स होंगी, तो इट इज़ 4x2 एनकोडर। इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो है, अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन आप देख चुके हैं आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम लेवल पे आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट की वर्किंग कैसे है। तो इसमें ये है, अच्छा मैं सिंपल एनकोडर की बात करूँगा, प्रायोरिटी एनकोडर भी है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा, बट राइट नाउ सिंपल 4x2 एनकोडर। डिकोडर में क्या था, अगर 0 0 इनपुट है तो पहली आउटपुट 1 और बाकी सारी 0। यहाँ पे क्या है कि अगर पहली इनपुट 1 और बाकी सारी इनपुट 0 हों तो ये अकॉर्डिंगली 0 0 सिग्नल आउटपुट पे जनरेट करता है। तो रिवर्स टू दैट ऑफ डिकोडर, वहाँ था 0 0, अगर इनपुट है तो पहली आउटपुट 1 बाकी सारी 0। यहाँ अगर पहली इनपुट 0 और बाकी सारी इनपुट्स, पहली इनपुट अगर 1 है और बाकी सारी इनपुट 0 हैं, तो ये आउटपुट पे 0 0 जनरेट करेगा, ये कोड जनरेट करेगा। सिमिलरली अगर I1 1 हो और बाकी सारी 0 हों, I1 1 हो और बाकी सारी 0 हों, तो अकॉर्डिंगली 0 1 जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या था, 0 1 के केस में D1 1 था और बाकी सारे 0। तो एनकोडर में अगर I1 सेकेंड इनपुट पे 1 आए और बाकी सारे 0 हों, तो ये अकॉर्डिंगली 0 1 आउटपुट पे जनरेट करेगा। सिमिलरली अगर I2 पे 1 हो और बाकी सारे 0 हों, तो ये 1 0 जनरेट करेगा, और I3 पे अगर 1 है और बाकी सारे 0 हैं तो ये 1 1 जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके यूजेस आएंगे, बसेस वगैरह डिज़ाइन करने के लिए मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं, और सिलेक्शन जहाँ भी हमें रिक्वायर्ड हो वहाँ मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली 2n इनपुट्स होती हैं। ठीक है, n इसमें सिलेक्शन लाइंस होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। ठीक है, सिंगल आउटपुट, 2n इनपुट्स, n सिलेक्शन लाइंस या कंट्रोल लाइंस एंड सिंगल आउटपुट। इसका डिज़ाइन भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ताकि आप आर्किटेक्चर कोर्स में, कहीं डिज़ाइनिंग में आप मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो एक पर्टिकुलर जो मल्टीप्लेक्सर है वो आपके सामने मैं इस वक्त एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये है 4+1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें 4 इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है। ठीक है, 4 इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है, इसलिए ये 4+1 मल्टीप्लेक्सर है। तो बेसिकली 2n इनपुट्स हैं और n सिलेक्शन लाइंस या कंट्रोल लाइंस। तो चूँकि n यहाँ पे 2 है तो 2 इज़ 4, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस होंगे वो 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी।
इसका डिज़ाइन आप लोग पढ़ चुके हैं। अगेन अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में जाके इसको यूट्यूब पे जाके ये चैनल में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्विकली बता देता हूँ, दिस इज सफिशेंट। मल्टीप्लेक्सर में होता ये है कि जो मल्टीपल इनपुट्स हैं, लेट्स से 4 इनपुट्स हैं, इन चारों इनपुट्स पे कहीं ना कहीं से कोई डेटा आ रहा होता है और हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेट्स से उनमें से कोई एक इनपुट सेलेक्ट करके आउटपुट पे भेजनी है, तो हम उन इनपुट्स को मल्टीप्लेक्सर के थ्रू पास कर देते हैं और ये जो सिलेक्शन लाइंस हैं, ये कंट्रोल लाइंस, ये फिर सिलेक्ट करती हैं कि कौन सी इनपुट का डेटा सिंगल आउटपुट पे ट्रांसमिट करना है। और इसको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि अगर सिलेक्शन लाइन पे 0 0 अप्लाई करें तो I0 जो है इसका डेटा आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ऑल्दो I0, I1, I2, I3 पे सब इनपुट्स पे कहीं ना कहीं से कुछ डिवाइसेस डेटा भेज रही हैं और व्हाटएवर, लेकिन जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 अप्लाई करेंगे तो I0 का डेटा जो है वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लाइन पे 0 1 अप्लाई करेंगे तो I1 का डेटा जो है वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लाइन पे 1 0 अप्लाई करेंगे, 1 0 is 2, तो I2 का डेटा जो है दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट लाइन। और अगर सिलेक्शन लाइन पे 1 1 अप्लाई करेंगे, आप 1 1 अप्लाई करेंगे तो I3 इनपुट पे जिस भी डिवाइस का डेटा आ रहा है वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो 1 1 is 3, इनफैक्ट इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट इज 3, तो I3 का डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा आउटपुट पे। सो मल्टीप्लेक्सर जो है वो डेटा सेलेक्टर भी इसको कहते हैं और इसका रोल ये है कि मल्टीपल इनपुट्स पे कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा होता है और हम उनमें से अगर कोई एक इनपुट का डेटा सेलेक्ट करके आगे आउटपुट पे भेजना चाहते हैं तो वहाँ मल्टीप्लेक्सर जो है वहाँ अप्लाई कर देते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस आएंगे, विल सी, बट दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4 इनपुट, सिंगल आउटपुट एंड 2 सिलेक्शन लाइन्स, ठीक है। ऐसे ही आप 2x1 का मल्टीप्लेक्सर, 2 इनपुट, सिंगल आउटपुट और एक सिलेक्शन लाइन उसमें होगी, लेट्स से S और I0 और I1। ऐसे ही 8x1 का मल्टीप्लेक्सर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, I0 I1 टिल I7, 8x1 मक्स, उसमें 3 सिलेक्शन लाइन होंगी और आउटपुट हमेशा सिंगल आउटपुट होगी। तो ये S2 S1 S0, तो जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया है, तो n inputs, n is 3 in this case, n is n are the selection lines, number of selection lines, 2 raised power n inputs, तो n 3 है तो inputs 8 होंगी, आउटपुट सिंगल। तो 0 0 0 अप्लाई करें तो I0 आउटपुट पे चला जाएगा एंड 1 1 1 अप्लाई करें तो I7 एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर। The reverse operation of multiplexer that is we obtain from demultiplexer, तो इसका ऑपरेशन जो है दैट इज़ रिवर्स टू दैट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में हमने कहा था कि 2 raised power n इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, ठीक है, 2 raised power n इनपुट सिंगल आउटपुट। और सिलेक्शन लाइन का रोल है कि जो 2 raised power n इनपुट्स हैं उनमें से किसी एक इनपुट का डेटा सेलेक्ट करके सिंगल आउटपुट पे ट्रांसमिट करें। डीमल्टीप्लेक्सर रिवर्स टू दैट। इसमें इनपुट सिंगल है बट आउटपुट्स आर 2 raised power n, आउटपुट्स आर 2 raised power n, ठीक है। इनपुट सिंगल है बट आउटपुट्स आर 2 raised power n। सिलेक्शन लाइंस यहाँ भी n है, सिलेक्शन लाइंस यहाँ भी n है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस का रोल वो ये है कि ये जो 2 raised power n आउटपुट्स हैं उनमें से किसी एक आउटपुट लाइन को सिलेक्ट करेंगी और जो सिंगल इनपुट पर डेटा जहाँ से भी आ रहा है दैट कैन बी आइदर ट्रांसमिटेड टू द फर्स्ट आउटपुट लाइन और सेकेंड आउटपुट लाइन और थर्ड आउटपुट लाइन और फोर्थ आउटपुट लाइन। तो सिंगल इनपुट एंड 4 आउटपुट्स, so this is 1x4 demultiplexer, this is 1x4 demultiplexer। सिलेक्शन लाइंस यहाँ पे आउटपुट को कंट्रोल करेंगी एंड सिलेक्शन लाइंस 2 raised power n आउटपुट लाइंस। एंड अगेन डिज़ाइन आपने देखा होगा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में, तो आपने देखा होगा कि अगर सिलेक्शन लाइन पे 0 0 अप्लाई करें तो I पे जो डेटा आ रहा है इनपुट पे वो पहली लाइन पे ट्रांसमिट हो जाएगा, Y0 लेट से हम कह रहे हैं। अगर यहाँ 0 0 की बजाय 0 1 आ जाए तो जो सिंगल इनपुट पे डेटा है वो सेकंड आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगा, मुझसे Y1 उसको नाम दे दें।
अगर 10 यहाँ अप्लाई होगा, 10 तो सिंगल इनपुट पे जो डेटा आ रहा है वो Y2 पे ट्रांसमिट हो जाएगा, और अगर यहाँ 11 हम सिलेक्शन लाइन पे दे दें तो जो सिंगल इनपुट पे डेटा आ रहा है वो Y3 पे ट्रांसमिट हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, इसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपने फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स, आपने फ्लिप फ्लॉप्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो देखना है, ठीक है, ख़ुद से देखना है। मेरे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको बेशक गो थ्रू कर लें। आपको पता होना चाहिए कि RS फ्लिप फ्लॉप जो है, SR फ्लिप फ्लॉप, इसकी वर्किंग क्या है, D फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग क्या है, JK की वर्किंग क्या है, और T फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग क्या है, ठीक है। आपको इन फ्लिप फ्लॉप्स का आइडिया होना चाहिए। और फ्लिप फ्लॉप्स के बाद रजिस्टर्स, जो आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में पढ़े होंगे, असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन आपको उनका हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर्स भी होते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर्स भी होते हैं, जिनको शिफ्ट रजिस्टर्स भी कहते हैं। और इनकी आपने असेंबली लैंग्वेज में शिफ्ट राइट, लेफ़्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट्स, लॉजिक शिफ्ट्स, ये सारी आपने इम्प्लीमेंटेशन भी देखी होंगी। लेकिन आपको एटलीस्ट हार्डवेयर लेवल पे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में जो आपने रजिस्टर्स पढ़े थे उनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको यहाँ तक आना चाहिए। आई होप टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।